सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंडली, की पैरामीटर्स एंड रेशियोज कौन कौन से हम लोग यूज करेंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे मल्टीपैरामीटर ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में और उनके की पैरामीटर्स क्या है। ओके, और फाइनली की पैरामीटर्स इन फंडामेंटल एनालिसिस फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ऑलराइट, ये अपन तीन टाइप के ट्रेडिंग करते हैं, मल्टीपैरामीटर ट्रेडिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग। सो तीनों में अलग अलग, सॉरी इन दोनों में तो सेम ही है, मगर इसमें अलग क्या है स्विंग ट्रेडिंग में वो जरा जान के लेते हैं। मगर उसके पहले सबसे चालू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे पहले वेबसाइट्स कौन सी यूज करेंगे? मनी कंट्रोल, मार्केट्स मोजो, स्क्रीनर, गूगल। ठीक है, ये तीन मेन वेबसाइट्स है जिसका हम लोग उपयोग करेंगे अपने रिसर्च के लिए। ऑलराइट, सबसे मैक्सिमम यूज हम लोग मनी कंट्रोल का करते हैं। ओके, उसके बाद में स्क्रीनर का भी कर सकते हैं, उसके बाद में मोजो का होता है और फाइनली लास्ट में गूगल आता है। ऑलराइट, आप इसमें ऑब्वियस ट्विटर विटर भी डाल सकते हैं, मगर गूगल से सब काम चल जाता है जो भी चीज होता है। तो एक अभी कुछ कंपनीज ओपन करता हूं मैं। सबसे पहला तो टूल्स को कवर कर लिया, कंपनीज अपन ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल इन्फोसिस एक ओपन करता हूं और एक मनी कंट्रोल की कंपनी ओपन करता हूं मैं। तो सिर्फ यहाँ पे उनका नाम टाइप करना है, जो भी आप कंपनी का रिसर्च करना है। सुजलॉन एक ओपन करता हूं मैं, सुजलॉन। यानी अच्छी कंपनी दिखा रहा हूँ और एकदम बुरी कंपनी दिखा रहा हूँ फंडामेंटल वाइज, दोनों का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि सबसे अच्छे कंपनी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और सबसे खराब कंपनी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। ऑलराइट, तो जब भी आप यहाँ पे जाओगे, कोई भी साइट के ऊपर जाओगे, तो सबसे पहला चीज आपको दिखेगी ये सब, ये फलाने फलाने नंबर्स। ओके, मार्केट कैप, ईपीएस, पीई, पीसी, बुक वैल्यू, प्राइस, डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड, मार्केट लॉट, फेस वैल्यू, इंडस्ट्री, पी और डिलीवरेबल्स। ओके, तो इसमें से मेन चीज हम लोग को ये ऊपर की जो नंबर्स है यहां तक, मार्केट से लेके डिविडेंड यील्ड तक, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं एज फार एज अपने काम के हिसाब से। ओके, इंडस्ट्री पी और ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, मगर हम इस नंबर्स के थ्रू पहले जाएंगे। और उसके पहले जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करनी है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। ओके, देखिए, हम लोग है क्या, टेक्नो फंडामेंटल ट्रेडर्स। टेक्नो फंडामेंटल ट्रेडर्स हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ टेक्निकल के बलबूते पे ट्रेडिंग नहीं करते। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हम लोग है टेक्नो फंडामेंटल ट्रेडर्स। तो इसमें दोनों भी आ है, टेक्निकल एनालिसिस भी आ रही है, फंडामेंटल एनालिसिस भी आ रही है। ऑलराइट, इसको जरा और बड़ा करता हूं, टेक्निकल एनालिसिस भी आ रही है, फंडामेंटल एनालिसिस भी आ रही है। टेक्नो फंडामेंटल ट्रेडर्स क्यों होना है? क्योंकि हम लोग एक फंडामेंटल कंपनी में, ओके, जो फंडामेंटली साउंड कंपनी में, उसमें एक टेक्निकल प्राइस पॉइंट पे एंट्री मारना है, एंट्री करना है। ओके, तो उससे क्या होगा कि अगर समझो हमारा टेक्निकल गलत भी गया तो भी हम उस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि उसका फंडामेंटल तो अच्छा है भाई। मगर वही जगह के अगर आप प्योर टेक्निकल ट्रेडिंग करोगे, प्योर टेक्निकल ट्रेडिंग जिसका कुछ फंडामेंटल नहीं दिख रहा है मगर सिर्फ टेक्निकल सेटअप बना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, उसको अगर आपको उस स्टॉक को बाय करते हैं तो आपको उसको एक डिफाइंड स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डिफाइंड स्टॉप लॉस बनता है। फिर एग्जाम्पल, मैं सुजलॉन में ट्रेड करूंगा या तो फिर जेपी एसोसिएट्स में ट्रेड करूंगा या तो फिर कोई रिलायंस के पिपावा डिफेंस और एग्जांपल वैसे कुछ कंपनीज में ट्रेड करूंगा और मुझे टेक्निकल सेटअप दिखेगा। देखिए, टेक्निकल सेटअप दोनों में भी सेम दिखेंगे, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सब कुछ जो सीखा है ना हम लोग ने, ये दोनों चीजों में दिख जाएंगे। मगर मैं अगर इनमें ट्रेड करना चाहता हूं मैं, ओके, तो
प्रॉब्लम इतना है कि यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस रखना ही एक नंबर बेस्ड स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस नंबर बेस्ड स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। मगर जब हम फंडामेंटल कंपनी में ट्रेड, कंपनी जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है उसमें अगर हम ट्रेड करेंगे, ओके, तो उसके लिए मनी मैनेजमेंट बेस्ड स्टॉप लॉस चल जाता है। ओके, तो मनी मैनेजमेंट बेस्ड स्टॉप लॉस वहां पे चल जाता है अगर हम लोग फंडामेंटल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो। मनी मैनेजमेंट बेस्ड स्टॉप लॉस क्या है कि कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, सिर्फ अगर मेरे को स्टॉप लॉस हिट करना है, समझो 1000 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है, तो उसके साथ में मैं सामने वाला और एक शेयर बेचूंगा, दूसरा जो होल्ड कर रहा हूँ जो 2000 रुपए प्रॉफिट दे रहा है या फिर 1000 रुपए प्रॉफिट दे रहा है, ताकि ओवरऑल मेरा अकाउंट कुछ भी फर्क ना पड़े स्टिल। ओके, तो इस तरीके से, इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको मनी मैनेजमेंट बेस्ड स्टॉप लॉसेस रखने हैं तो आपको फंडामेंटली साउंड कंपनी में तो ट्रेड करना बनता ही है। ओके, आई होप ये क्लियर है किसी को भी। सेकेंडली, इसके बाद में हम लोग टेक्नो फंडामेंटल ट्रेडर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल कंपनी में टेक्निकल प्राइस पॉइंट पे हम एंटर करेंगे, रैंडमली किधर भी नहीं एंटर करेंगे। अरे इन्फोसिस अच्छा लग रहा है, टीसीएस अपना फंडामेंटली साउंड कंपनी है तो इसको एंटर करेंगे, नहीं। हम लोग रिलायंस में तभी एंटर करेंगे जब भी रिलायंस ब्रेकआउट दे रहा होगा तभी। जैसे मैंने एंटर किया था 2016 में निफ्टी, निफ्टी क्या खोल रहा हूँ, रिलायंस। ओके, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी, अभी भी बहुत अच्छी कंपनी, मगर अभी एंटर करूंगा नहीं। मैं एंटर किया था अपने अच्छी कंपनी में एक टेक्निकल एनालिसिस पे, यहां पे एंटर किया था। तो ये मेन एक फंडामेंटल साउंड कंपनी में एक टेक्निकल प्राइस पे एंट्री मारने का, ताकि अगर ये समझो उल्टा भी आया, जो आया था 2 दिन, दो कैंडल्स नीचे की तरफ आया था, तो भी कोई टेंशन नहीं है भाई, अपना पैसा एक सिक्योर कंपनी में, अपने को स्टॉप लॉस नाम की चीज देने की जरूरत नहीं है। अगर लेना भी है तो अपन आराम से वेट करके उसको चाहिए उतना टाइम देके, फिर फाइनली जब लग रहा है मन भर गया भाई नहीं चल रहा है, तभी उसका मनी मैनेजमेंट बेस्ड स्टॉप लॉसेस ले सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे अभी जो आप जो टेस्ट कैपिटल के साथ में ट्रेडिंग जब इस सेशंस के बाद में चालू करोगे, तो मेरे हिसाब से किसी को भी प्रॉफिट लॉसेस बुक करने की, क्या बोलता हूँ, लॉसेस क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम लोगों के आपके हर क्वार्टर के रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आने चाहिए, अगर जो एग्जैक्टली मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप चीजें करेंगे। ये टाइम में, ये क्वार्टर में, यानी पिछले क्वार्टर में अभी तक जो मुझे नंबर आया है, 44 मेंटीज ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। आई होप और 5 लोग आज तक पोस्ट कर दे, पर 44 मेंटीज भी इतना डिफिकल्ट क्वार्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग जो एक्चुअल प्रॉफिट जो बुक करते हैं उसको ही मानते हैं, अनरियलाइज को हम मानते नहीं है। क्योंकि हम लोग उसको, अगर उसको निकालना भी, उस कचरे को साफ भी करना है, तो भी मनी मैनेजमेंट बेसिस पे हम लोग साफ करेंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस आपको सीखना बहुत जरूरी है, कि आपको समझ में आना चाहिए कौन सी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है एक मल्टी बैगर या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, और कौन से कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है ट्रेडिंग एंगल से भी। ऑलराइट, तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस आज सीखने वाले हैं एकदम सिंपल भाषा में, ताकि सब आपको समझ में आए और आप 6 दूसरों को भी सिखा सकें। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। ये इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, इसको चाहिए तो मैं आपके ग्रुप्स में डाल देता हूँ, टेक्नो फंडामेंटल ट्रेडर क्यों बनना है, और यहाँ पे वाले ग्रुप में भी डालता हूँ, टेक्नो फंडामेंटल ट्रेडर क्यों बनना है। ओके, इसके बाद में अभी लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस पार्ट। ओके, सो अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट किया, अभी हम की पैरामीटर्स और रेशियो देखेंगे कि कौन सी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है, वो हम लोग जरा देखेंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने आपको मेरा एक टेम्पलेट दिया है, मनी मैनेज मल्टीबैगर स्कैनिंग का। राइट, आपके सबके पास में वो मल्टीबैगर स्कैनिंग का टेम्पलेट होगा, स्टॉक लिस्टेड ऑन बीएसई एंड एनएससी। जरा उसको ओपन करो मेरे लेवल पे, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये वाला टेम्पलेट आपको दिया है, इसमें मैंने ऑलरेडी वो पैरामीटर्स डाल के रखे हैं, वो हम इसके ऊपर बाद में आएंगे लास्ट में, मगर एज ऑफ नाउ लेट्स स्टार्ट एक्चुअल वेबसाइट पे कैसा होता है। तो जब कोई भी कंपनी खोलोगे ना, सबसे पहली चीज आपको देखनी है यहाँ पे मार्केट कैप। ओके,
मार्केट कैप का, मार्केट कैप मतलब क्या, जितने कंपनी के शेयर्स है मार्केट में, आउटस्टैंडिंग शेयर, समझो लेट्स से आपकी कंपनी है, लेट्स से आपकी खुद की कंपनी है जिसमें आपका 1000 शेयर्स है आपकी कंपनी में, ओके, और उस कंपनी की, आपके जो कंपनी है उसकी शेयर की वैल्यू लेट्स से 10 रुपया है, तो मतलब आपकी मार्केट कैप कंपनी की क्या हुई, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपया, 10,000 शेयर, 10,000 रुपए आपकी कंपनी की मार्केट कैप होगी। सेम थिंग इन्फोसिस का भी वही है। अगर आप इसको मार्केट कैप को डिवाइड करोगे करंट प्राइस से, तो आपको टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मिल जाएंगे, या फिर टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आपको मार्केट कैप मिल जाएगी। मार्केट कैप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम लोग को समझ में आता है कि कौन सी कंपनी तेजी से बढ़ सकती है, राइट। ये देखिए, कोई भी बड़ा चीज, बड़ा जहाज आराम से घूमेगा, राइट, मगर छोटी बोट रहेगी या फिर छोटी स्पीड बोट रहेगी, बहुत फास्ट से यू टर्न मार सकती है, राइट। जैसे टाइटैनिक पिक्चर में देखा था ना हमने, वो आइसबर्ग को जाके टकरा जाते हैं, कि उसको टर्न करने को, इतनी बड़ा जहाज होता है उसको टर्न करने को बहुत टाइम लग जाता है, अगर वही अगर छोटा जहाज होता, छोटी बोट होती, तो फटाक से एक जगह पे इमीडिएटली शायद टर्न भी हो जाती। तो इसलिए इसमें भी सेम वही चीज आती है कि भाई, आप जब भी चीजें कुछ चालू करते हैं, ओके, सबसे पहला मैं देखता हूँ कि सबसे छोटी कंपनी कौन सी है अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो, क्योंकि उसमें बढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है, राइट। एग्जाम्पल, अगर आप जब अपना ट्रेडिंग बिजनेस चालू करोगे, ट्रेडिंग का चालू करोगे, राइट, इनिशियली आप कैपिटल, लेट्स से, अगर लेट्स कोई भी बिजनेस चालू करें, लेट्स से मेरा बिजनेस है, मुझे अगर टीचिंग का बिजनेस चालू करना है, तो इनिशियली सिंस मेरा ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने अभी तक मार्केट को टैप ही नहीं किया है, राइट, अभी सिर्फ 1 साल 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस, मेरे को एक्सपेंशन करने की कैपेसिटी मेरे में बहुत है, क्योंकि मैंने अभी तक उतना कुछ किया ही नहीं, एज ऑफ नाउ सिर्फ मैं बोलूंगा, मैं एज ऑफ नाउ सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और अभी क्लासरूम चला रहा हूँ, अभी तक सेमिनार्स नहीं ले रहा हूँ, अभी तक बुक्स मैंने कुछ लिखे नहीं है, अभी तक मैं दूसरे सिटीज में जाके नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मेरी कंपनी अभी तक छोटी है। तो सेम थिंग स्टॉक मार्केट में वही होता है कि जितनी छोटी कंपनी होती है उतना उसके ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा होता है, तो वही स्टॉक्स में हम लोग को मल्टी बैगर मिलेगा, ओके। तो इस मार्केट कैप को, 1 करोड़ में होता है मार्केट कैप, मार्केट कैप को मैंने क्लासिफाई कैसे किया है वो हम लोग देख लेते हैं पहला तो। सबसे पहले है नैनो कैप, ओके, नैनो कैप कंपनीज जो 100 करोड़ से, सब करोड़ के आंकड़े 100 करोड़ से कम है, उनको मैं नैनो कैप बोलूंगा अगर उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है तो। फिर आएगा माइक्रो कैप, जो कंपनी 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के बीच में है, उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो कैप। उसके बाद में स्मॉल कैप आता है, जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से लेके एक 5000 करोड़ तक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल कैप। उसके बाद में मिड कैप, 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक मिड कैप। और फिर लार्ज कैप, जो 20,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है उनको हम लार्ज कैप बोल सकते हैं, ओके। और फाइनली अल्ट्रा कैप भी बोल सकते हैं, ये मैं नया निकाला, अल्ट्रा कैप जो कंपनी 1 लाख करोड़ के ऊपर है, ओके, 1 लाख करोड़ के ऊपर जो कंपनीज है उनको अल्ट्रा कैप या सुपर लार्ज कैप, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, तो इसको आपको 99,000 तक बोलेंगे, okay? तो इन 5-6 कैटेगरीज में आप अपने कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर मेरे को कोई स्टॉक मिलता है, प्रेफरेंस वाइज में पहला वो नैनो कैप का खरीदूंगा, फिर उसका सेकंड प्रेफरेंस में माइक्रो पे दूंगा, फिर स्मॉल, फिर मिड और फिर लार्ज। अगर मेरे पास 100 रुपया है और 100 रुपए का एक ही मेरे को स्टॉक खरीदना है, तो सबसे पहले मेरे पास, और मेरे पास 6 के 6 ऑप्शन हो गए, तो मैं नैनो कैप में पहले जाऊंगा, क्योंकि मेरा अल्ट्रा कैप जो होगी, जैसे इन्फोसिस है, रिलायंस है, वो शायद उतना तेजी से ना बढ़े, मगर नैनो कैप फटाफट फटाफट बढ़ सकता है। उससे जरा स्लो माइक्रो कैप बढ़ेगा, उससे जरा स्लो स्मॉल कैप बढ़ेगा, उससे और स्लो मिड कैप बढ़ेगा, उससे और स्लो लार्ज कैप बढ़ेगा, और अल्ट्रा कैप तो बहुत ही स्लो बढ़ेगा, ओके। तो ये मेरे क्लासिफिकेशन है अपने स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से। टॉप 50 कंपनी जो होते हैं निफ्टी में आते हैं, उसके बाद में उनको लार्ज कैप बोलते हैं वो लोग। उसके बाद में टॉप 200 कंपनीज को वो मिड कैप बोलते हैं। और फिर टॉप 500 एंड 200 के बाद, 200 से और 500 के बीच में जो कंपनीज है, उनको वो स्मॉल कैप बोलते हैं, ओके। 500 के नीचे रहेंगे वो माइक्रो कैप्स हो जाते हैं, नॉर्मल जो फंड वाले जो या फिर ये अपनी एक्सचेंजेस जैसे क्लासिफाई करते हैं वैसे, ओके।
तो ये मैंने मेरी लाइफ सिंपल रखने के लिए मैंने इसे मेरे हिसाब से उसको क्लासिफाई कर दिया है। तो आप भी अपने लेवल पे कर सकते हैं, फिर मेरा क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं। तो जितना छोटा कैप उतना अच्छा, उतना तेजी से बढ़ेगा। तो ये आप सबसे पहले नोट आपको यहाँ पे करना है, क्योंकि आपके पास में जब 10 स्टॉक्स आएंगे उसमें से एक ही चूज करना है, तभी आपको इन चीजों का आपको काम में आएगा। ऑलराइट। सेकेंड चीज उसके बाद में आते हैं ईपीएस। ईपीएस और टीटीएम। ओके, टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने का एवरेज दिखा रहे उसका मतलब है। ओके, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। ओके, लेट्स से अगर आपकी कंपनी के लेट्स से 10,000 शेयर है। ओके, 10,000 शेयर आपकी कंपनी में, और समझो हर कंपनी का आपका हर कंपनी आपका मुनाफा आ रहा है लेट्स से 10,000 रुपया प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या, आपका ईपीएस क्या आ रहा है, 1 रुपीज, क्योंकि ईपीएस ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर्स या फिर नंबर ऑफ शेयर्स। तो 10,000 डिवाइड बाय 10 शेयर। समझो अगर ये प्रॉफिट, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या नहीं, नहीं है बराबर। सो अर्निंग पर शेयर वही है। ओके, सो पर शेयर प्रॉफिट क्या रहा है। सो लेट्स से अगर अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 हो गया, तो आपका अर्निंग पर शेयर 2 रुपया हो गया। 20,000 डिवाइड बाय 10 इज 2 रुपया। अगर आपका इसका 1 लाख है, तो आपका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ऐसा है, अर्निंग पर शेयर आपको निकाल सकते हैं। ओके, जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड बाय शेयर्स करेंगे तो आपको ईपीएस आ जाएगा। ओके, तो कितना पर शेयर आप कमा रहे हैं इसमें से आपको समझ में आएगा। ओके, एक आंकड़ा समझ में आना है। इसको अपन कंपैरिजन, इसको यूज कहां पे करते हैं, इसको हम यूज करेंगे पी रेशियो में। अभी पी रेशियो क्या है, बहुत मार्केट में लोग पी रेशियो के बारे में बात करते हैं। पी रेशियो देखिए, पी रेशियो देखिए, तो क्या है वो जानेंगे। पी मतलब प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स या फिर ईपीएस। ओके, तो अगर करंट स्टॉक मार्केट की प्राइस 100 रुपया है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है, तो इसका मतलब उसका पी रेशियो हो गया 10। ओके, मगर यही जगह पे लेट्स से उसका मार्केट प्राइस 200 रुपया है और उसका अर्निंग तभी 10 रुपया है, तो उसका पी हो गया 20। ओके, तो जितना ये नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होगा, उतना उसका पी रेशियो कम होगा, उतना अच्छा है। इन अदर वर्ड्स, पी रेशियो जितना छोटा उतना अच्छा। ओके, 17 से 15 का पी अच्छा, 15 से 10 का पी अच्छा, क्योंकि उसका मतलब क्या बता रहा है कि उसका अर्निंग पर शेयर है उसका करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस मतलब क्या, ये जो लास्ट वाला प्राइस है ना, ये वाला, उसको करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको मैं यूज करूं कैलकुलेटर में, मेरे कैलकुलेटर कहाँ पे है मेरा, हाँ। तो इसका मैं ईपीएस निकालूं अभी इन्फोसिस का, करंट मार्केट प्राइस है 1284 और डिवाइड बाय अर्निंग्स कितना है पर शेयर, 73.38, 73.38। तो आप देख सकते हैं 17.5, सो रफली 17.5 का पी दिख रहा है। तो ये है उसका पी रेशियो। तो पी रेशियो कैसा पढ़ने का, जितना छोटा पी उतना अच्छा। ओके, मगर इसमें ना एक वो पहले के जमाने की इन्वेस्टिंग रेंज, 2003 2004 तभी के जमाने में, जब मार्केट इतना कुछ खास चल रहा ही नहीं था, कुछ हो रहा ही नहीं था और उतना मार्केट में फंड भी नहीं था, तभी वो लोग इसको उस तरीके से देखते थे। मगर आज के जमाने में क्या हुआ है कि इसमें भी दो तरीके से इसको पी रेशियो को देखना है। ओके, बहुत अच्छे कंपनीज है ना, उनका पी लगभग 30 के अराउंड होता है। ओके, और जो ठीक ठाक कर रहे कंपनी, उसका पी रेशियो 15 के अराउंड होता है। जो बकवास कंपनी, उसका पी रेशियो 10 के नीचे में हो सकता है। तेजी के मार्केट में भी इतना ध्यान देना। तो आज के तेजी के लेट्स से आज के तेजी के मार्केट में अभी मिड कैप स्मॉल कैप हालांकि गिर चुके हैं, मगर लेट्स से एग्जांपल, आज की तेजी के मार्केट में भी अगर कोई स्टॉक अगर 10 के पी पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी अच्छी है, क्योंकि वो 10 के पी पे कोई रीजन से होगा। और रीजन क्या है, मेन क्या होता है, पी बढ़ता घटता क्यों है। अभी इन्फोसिस का पी 17 है, पहला इन्फोसिस का एक जमाने में पी शायद 30 पे भी था, 40 पे भी था,
मगर वो अभी 17 पे क्यों आया है? क्योंकि कंपनी की ग्रोथ कम हो गई है, कंपनी के बढ़ने की क्षमता कम हो गई। और जो कंपनी तेजी से अभी भी बढ़ रहे हैं उनका पी रेशियो अभी भी अच्छे से, डीमार्ट और चेक करेंगे, उनका एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डीमार्ट का पी क्या है देख लेते हैं। डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, अभी डीमार्ट का पी आप देखेंगे यहाँ पे, और वही दिख रहा है पी अगर डाल नहीं रखा है, जरा कुछ बदला लगता है इन लोगों ने। इस मनी कंट्रोल पे ही देखते हैं, मार्केट कैप, प्राइस एंड डिविडेंड सेल्स पी दिखा रहे नहीं है। लेट्स गो टू मनी कंट्रोल ओनली। डीमार्ट का पी है, लेट्स ओपन, जाओ ओके दिखा रहे नहीं, बट 40 का पी है रफली। मैं दूसरे एग्जांपल है, बजाज फाइनेंस का एग्जांपल है, बजाज फाइनेंस, इनका भी कैलकुलेट नहीं किया है। बजाज फिनसर्व, मनी कंट्रोल भी आजकल बराबर से दिखाता नहीं है। बजाज फिनसर्व, अभी यहाँ पे देखिए, बजाज फिनसर्व का पी 35 है, क्योंकि ये कंपनी बहुत तेजी से उसका प्रॉफिट पोस्ट करी है। अगर मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाऊं स्क्रीनर में जाके उसका ग्रोथ, और हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, मगर उसका ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओके, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व, तो इसका अब हम ग्रोथ जाके देखेंगे यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ 62% से बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट 50% से बढ़ रहा है, आरओई तो 17 से, मगर अब देखिए हर 2 साल में कंपनी डबल हो रही है। अगर एक कंपनी हर 2 साल में डबल होने वाली है, तो इन्वेस्टर क्या सोचता है कि भाई मैं अभी भी उसका 35 पी है, ओके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एनीवेज मैं आगे का 2 साल का प्राइस में देने को तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी प्रॉफिट जो है 2 साल में डबल होने वाला है। तो इसलिए ये महंगे वाले शेयर्स अभी भी महंगे ही रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो हम लोग मल्टीबैगर ट्रेडिंग में भी आप दिखेगा, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कि एक कंपनी का पी महंगा रहते ही रहेगा जब तक ये ग्रोथ दे रहा है। मगर वही जगह पे हम इंफोसिस का देखेंगे, इंफोसिस का आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसका ग्रोथ अभी 11 पे आ गया है, 13 पे आ गया, इन्हें खास नहीं है, इन्हें अपने फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है। 11 और 12-13 प्रतिशत की ग्रोथ, यानी मुश्किल कंपनी 8 साल में लगभग, सॉरी 7 साल में दुगना हो रही है, तो डेफिनेटली उसको प्राइस कम ही मिलेगा, प्राइस अर्निंग का उसका कम ही मिलेगा। तो आपको हमेशा आके चेक करना, अगर पी इसका कम है, क्यों कम है? क्योंकि इसका सेल्स और कंपाउंडिंग ग्रोथ उसका स्लो हो रहा है, और इसीलिए मार्केट उसको वैसा प्राइस कर रहा है। ओके, तो पी एक्सपेंशन, फिर वापस पी बढ़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉफिट समझो, लेट्स से ऐसे प्रॉफिट ऐसा बढ़ रहा है कंपनी का, ओके, तो इस कंपनी को ज्यादा भाव नहीं मिलेगा, मगर जिस कंपनी का प्रॉफिट, लेट्स से कंपनी साइडवेज चल रही है और बाद में उसका प्रॉफिट 30% से बढ़ना चालू हो गया, तो उस कंपनी की शेयर प्राइस भी है ना, जैसे अभी नीला नीला और निकल रही, सो शेयर प्राइस भी है ना, फटाक से उससे भी और तेजी से बढ़ना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके स्टॉक्स के ब्रेकआउट्स आते हैं, क्योंकि उसका पीई बढ़ रहा है, सॉरी उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, तो उसका शेयर प्राइस तो और फटाफट बढ़ेगा। और क्योंकि मार्केट में हमेशा लोग आगे का सोच के अब पहले ही खरीद लेते हैं कि भाई अभी शेयर मिल भाग गया तो मैं क्या करूँ, तो इसलिए अब इसे खरीदना चालू करते हैं। सिमिलरली जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ओके, स्लोली गिरना भी चालू करेगा, फिर साइडवेज भी रहेगा, मगर ये प्राइस जो होते हैं ना, धड़ाम से नीचे की तरफ आएगी, तो ये मार्केट कोई अच्छा नहीं लगता, साइडवेज से स्लो ग्रोथ। इनमें था शायद स्लो ही चलेगा, फिर इसका बढ़ा ही नहीं, प्राइस शायद बढ़े भी नहीं, इसका बहुत टाइम ऐसा भी हो जाता है कि भाई
प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है, सॉरी प्रॉफिट बढ़ रहा है, मगर इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है उतनी खास है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसको बाय नहीं करते। ओके, तो इसलिए पी को दो तरीके से देखना है। एक तो देखना है कि भाई पी रेशियो अच्छी कंपनी का मिल रहा है क्या। समझो बजाज फाइनेंस से अच्छी कंपनी अगर अपने को गिरावट में मिल रही है, लेट्स से जो भी मार्केट क्रैश आएगा, तो फिर उन कंपनीज का पी शायद 15 पे हो जाए, 15 पे आके सिर्फ चेक करना है यहाँ पे कि भाई इसका सेल्स और इसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। जिसका भी 30 के ऊपर है ना, बिंदास उसको ये बड़े लोग इन्वेस्टर बाय करते रहते हैं। अभी अब इसका भी देखिए, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स का 20% है, इसलिए वो आराम से चल रहा है शेयर। ओके, आइशर मोटर्स, आइशर मोटर्स का ग्रोथ देखिए 30 से ऊपर है, राइट, तूफान चल रहा है, इसलिए वो अभी भी तूफान से चल रहा है क्योंकि उसका ग्रोथ अच्छा है। राइट, लॉजिक समझ में आया ना क्यों बढ़ रहा है वो शेयर। शेयर इसलिए बढ़ रहा है, उसके एनीवेज हर 2 साल में कंपनी मुनाफा उसका डबल हो रहा है। आज 1,000 करोड़ कमा रही है इस ये साल में, तो 2-3 साल के बाद में 2,000 करोड़ कमाएगी। तो वैसा भी प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो अर्निंग पर शेयर नीचे आने वाला ही है। ओके, तो इसलिए ये पी रेशियो बहुत मायने रखता है और उसको वैसा रीड करना है। तो पहले के जमाने के जैसे नहीं रीड करना है। कम है, क्यों है, वो जाके प्रॉफिट और सेल्स बताएगा। अगर कम है और प्रॉफिट और सेल अच्छा ही है तो फिर अच्छा स्टॉक है। ओके, इसके बाद में बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कंपनी टोटल जो भी एसेट विसेट्स होते हैं जो भी है उसके बैलेंस शीट पे उसके हिसाब से कंपनी की पर शेयर की बुक वैल्यू निकलती है। तो इसका लोग कैलकुलेशन यूज करते हैं प्राइस टू बुक। यानी प्राइस टू बुक मतलब क्या, करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू। उसका आंसर जो मिलता है नॉर्मली जितना छोटा नंबर होगा वापस वो अच्छा है। ओके, प्राइस और बुक वैल्यू दोनों सेम रहेगी तो अच्छा है, मगर हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देंगे। ओके, मगर जब कोई बैंक का स्टॉक लेते हैं तो इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, मगर नॉर्मली इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बस वन ऑफ द पैरामीटर्स आप एडिशनल नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं, कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। अगर कंपनी को खत्म आज बिजनेस धंधा बंद करना होगा तो पर शेयर उसको कितना मिलेगा, सबको शायद इतना मिल सकता है, तो वो उसकी बुक वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका इन्फोसिस का प्राइस टू बुक 4.32 है, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। ओके, फेस वैल्यू मतलब क्या है, जो नॉमिनल जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो बोलते हैं, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है फर्स्ट टाइम, क्रिएट करती है फर्स्ट टाइम, तो उसको हर एक शेयर के ऊपर एक बेसिक वैल्यू होती है। ओके, तो उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। नॉर्मली 10 होता है, फिर 5 होता है, 2 होता है, फिर 1 होता है। ओके, इससे भी कुछ मतलब नहीं है ऐसा। ओके, सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपनी का करंट शेयर का फेस वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है। ऑलराइट, इंडस्ट्री पी मतलब एक कंपनी का पी हो गया। बाकी के मार्केट्स में जो और स्टॉक्स जो अवेलेबल है इन्फोसिस के अलावा आईटी सेक्टर में, उनका पी क्या है। तो इससे कम रहेगा तो अच्छा है, इससे ज्यादा होगा मतलब स्टॉक महंगा है। अब इस महंगा क्यों है तो आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी का प्रॉफिट्स कैसा ग्रोथ हो रहा है। ऑलराइट, तो इसमें से इंपॉर्टेंट है मार्केट कैप आपको देखना है, पी आप नाम के लिए देखना है, रिसर्च करने के लिए, फिर चेक करना है क्या हो रहा है। और फाइनली डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड मतलब कंपनी कितना प्रतिशत डिविडेंड घोषित कर रही है फेस वैल्यू पे। डिविडेंड यील्ड मतलब आप जो पैसा इन्फोसिस में आज की तारीख में लगाओगे तो उस पैसे पे आपको हर सालाना कितना रिटर्न मिलेगा डिविडेंड के फॉर्म में, तो उसको यील्ड बोलते हैं। ठीक है, 515% आपको आपके पैसे पे नहीं मिलेगा, 515% 5 पे बोल रहे हैं, तो इसको 515 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपको आंकड़ा मिल जाएगा 25 रुपया पर शेयर। सिंस 25 रुपया 25 रुपया पर शेयर है, इसलिए आपका 2% का यील्ड हो रहा है। 25 रुपया डिवाइड बाय इसको करोगे तो 2% का यील्ड दिखेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है कंपनी यील्ड क्या दे रही है। ये अपनी इन्वेस्टिंग में और फिर मल्टीबैगर ट्रेडिंग में मैं हमेशा डिविडेंड यील्ड देखता हूँ। कंपनी डिविडेंड दे रही है मतलब कंपनी के पास में सच्ची में पैसा है। ओके, वो कुछ बैलेंस शीट विलेंस शीट सब कुछ फेक किया जा सकता है, मगर अपने अकाउंट में अगर पैसा आ रहा है तो कभी फेक नहीं होगा, तो मतलब उसकी कंपनी के पास में एक्चुअल में पैसा है। तो ये सब चीजें जो सब पढ़ेंगे, हम स्टडी कर रहे हैं, वो सच्ची में सबसे एकमात्र पैरामीटर बताता है वो डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या, कंपनी जो प्रॉफिट करती है उस प्रॉफिट में से अगर उनको लगा कि भाई मेरे को कुछ प्रॉफिट मेरे शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करना है, तो फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिविडेंड कंपनी नॉर्मली इंडिया में, अपने भारत में ज्यादातर कंपनी साल में एक बार होती है,
फिर उसके बाद में कुछ कंपनीज 2 बार देती है और वेरी रेयर केसेस में कंपनीज 4 बार देती है। ओके, हर क्वार्टर में। रेयर, बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस है। ज्यादा अगर कंपनीज एक या फिर 2 बार देती है, इंटरम डिविडेंड और डिविडेंड, या तो फिर एक फाइनल डिविडेंड। ओके, मगर जो भी हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या मल्टीप्लायर ट्रेडिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे उसमें कंपनी को डिविडेंड देना ही चाहिए। तो फिर उससे आपका कम से हम बोल सकते हैं कि भाई उसका अकाउंट अकाउंट सब कुछ अच्छा है। ओके, फाइनली यहाँ पे 2 चीजें दिख रहा है आपको, स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड। ओके, ये 2 चीजें स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड, इससे थोड़ा सा फर्क दिखेगा। देखिए मैं जब स्टैंड अलोन पे स्विच करूंगा तो इसको 17.37 दिख रहा है पी, कंसोलिडेटेड पे स्विच करूंगा तो 17.5, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे उसका अर्निंग पर शेयर 73.97 73.38 देखा, बस ये चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। तो स्टैंड अलोन क्या है, कंसोलिडेट क्या है? स्टैंड अलोन मतलब क्या है और हम लोग क्या देखते हैं? स्टैंड अलोन रिजल्ट्स आते हैं और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आते हैं। कंसोलिडेटेड, ओके। सो दोनों में फर्क क्या है वो पहले जानते हैं। स्टैंड अलोन मतलब इन्फोसिस का रिजल्ट, एक्चुअल में सिर्फ इन्फोसिस का रिजल्ट। मगर कंसोलिडेट क्या होता है कि इन्फोसिस कभी कभी दूसरे कंपनी को खरीदती है। लेट्स से कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है। ओके, ये कुछ 3 कंपनीज हैं। तो इन 3 अलग अलग कंपनीज में इन्फोसिस का निवेश है। इस कंपनी में लेट्स से 40% है, इस कंपनी में लेट्स से उनका 20% शेयर होल्डिंग है, और इस कंपनी में लेट्स से उनका 50% का शेयर होल्डिंग है। ओके, तो ये 40 और जो भी कंपनी 50 से कम है उनका वो रिजल्ट्स एज अ काउंट ही नहीं कर सकते उनके बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एज ए इन्वेस्टर में यहाँ पे उनके इन्वेस्टर ही गिने जाएंगे। जैसे अपन इन्वेस्टर है तो वो सिर्फ अपने क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में डालेंगे अपने इतनी वैल्यू होगी शेयर की, मगर वो बाकी कंपनी कुछ नहीं डाल सकते। कंपनी का सिर्फ करंट उनका शेयर प्राइस का वैल्यू डाल सकते हैं उनके बैलेंस शीट्स में, मगर यहाँ पे वो सिर्फ इन्वेस्टर बने हुए हैं। ओके, ये 2 एग्जांपल्स में, ये 2 कंपनीज में। मगर ये तीसरी जो कंपनी है ना, 50% होल्डिंग है, मतलब इसमें इन्फोसिस का कंट्रोलिंग स्टेक है। ओके, कंट्रोलिंग स्टेक है, यानी कंपनी इसको मैनेज कर रही है, ये कंपनी की सब्सिडरी इसको मानी जाती है, इसको सिस्टर कंपनी मानी जाती है। तो इस कंपनी का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इन्फोसिस के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा। जो भी 50% प्लस होगा होल्डिंग वही है, इनका नहीं होगा, ये यहाँ पे इन्वेस्टर माना जाएगा। और ये वाली जो कंपनी है या फिर ऐसे जो भी कंपनीज होंगे उनके पास में, इसका मुनाफा सब कंसोलिडेटेड में आ जाएगा, क्योंकि ये होती है उनकी सिस्टर कंपनीज। ओके, ये सिस्टर या फिर सब्सिडरी बोल सकते हैं, सिस्टर या तो फिर सब्सिडरी, यहाँ पे टेक्स्ट सब्सिडरी। ओके, उसमें बहुत है, फुल्ली ओन सब्सिडरी होता है 50% 75% डिपेंडिंग, हर एक का कुछ अलग होता है, मगर इनका भी रिजल्ट यहाँ पे होता है। अभी इन्फोसिस जैसे कंपनी में शायद उतने नहीं होंगे, मगर रिलायंस जैसे कंपनी में बहुत सारे हो सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग देखना है तो कंसोलिडेटेड देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अपने को समझ में आना चाहिए कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए इन्फोसिस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सब्सिडरी डूब रही है। राइट, कभी कभी ऐसा होता है, मालूम है कि कंपनी बड़ी कंपनी होती है, उसका प्रॉफिट एक्चुअली उसका कुछ होता ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं रहता, बस छोटी कंपनी के ऊपर पूरा उसका रिजल्ट बनता है, तो हम लोग कंसोलिडेटेड देखते हैं। तो इसलिए हमेशा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखने का, कंसोलिडेट क्या है, उसका ओवरऑल कंपनी का कैसा खाता चल रहा है। ओके, सिंपल। तो ये है स्टैंड अलोन कंसोलिडेट, कुछ फर्क नहीं। अगर आप सिर्फ अगर स्टैंड अलोन देखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस का ही रिजल्ट है,
इन्फोसिस के सब्सिडरीज नहीं आएंगे। मैं आपको और एक एग्जांपल बता देता हूँ इसमें मनी कंट्रोल में जाके, यहाँ पे दूसरा मनी कंट्रोल, यहाँ पे कौन पे ऑलरेडी बजाज फिनसर्व, 172 रुपये कंसोलिडेटेड है स्टैंडर्ड लोन, देखिए 8.88 है, समझा।
पढ़ने का होता है। ओके, मगर पढ़ने की आदत डालिए। मैं भी अभी पढ़ने पढ़ने की आदत अभी रिसेंटली डाल रहा हूँ, कुछ कंपनी से पढ़ना चालू किया हूँ मैं। जहाँ मैं बड़ा पैसा लगाता हूँ वहाँ पे उसका एनुअल रिपोर्ट डेफिनेटली जाके पढ़ता हूँ। मेरे इनिशियल लेवल पे ठीक है, इतना जरूरत नहीं है, बट जस्ट एज अ नॉलेज पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो समझिए क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शायद कंपनी लोन ले रही है। ओके, उनका लोन बढ़ रहा है इसलिए उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सिंपल, और कुछ नहीं। तो हम लोग ने इस इनकम स्टेटमेंट में, जैसा मैंने बोला, सिर्फ आपको देखना है सेल्स, इसके बाद में आप देखेंगे अदर इनकम, फिर इसमें आप देखेंगे इंटरेस्ट का ट्रेंड क्या हो रहा है, और फाइनली आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, आफ्टर टैक्स देखिए, सब कुछ एक ही है, कंटिन्यूस प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, दैट्स इट। यही अपने को देखना है इनकम स्टेटमेंट में, और कुछ नहीं। इसमें आप देखेंगे सेम थिंग वही। ऑलराइट, नॉर्मली जब भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, लेट्स से मार्च क्वार्टर का रिजल्ट्स आया है, तो ये मार्च का ये 2500 करोड़ इससे ज्यादा होना मांगता है, और 2500 करोड़ पिछले मार्च से ज्यादा होना मांगता है। सेल्स तो कम से कम बढ़ना ही मांगता है, और सिमिलरली प्रॉफिट भी। अभी प्रॉफिट इसका कम है, देखिए मार्च का इससे कम है, इससे और इस कंपेयर टू प्रीवियस थोड़ा ज्यादा है। तो ये मिक्स्ड रिजल्ट है, मगर जो भी कंपनी का ना प्रॉफिट ज्यादा है पिछले महीने से, इसको बोलते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्यू बोलते हैं। पिछले क्वार्टर से इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा है। ओके, सेल्स ज्यादा है, और ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुताबिक कंपेयर भी ये टाइम ज्यादा है, तो ठीक है। अभी मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि कल एक जीएम ब्रूवरीज का रिजल्ट आया था। ओके, जीएम ब्रूवरीज का रिजल्ट आया था, जून का भी डाल दिया, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। सेल्स प्रॉफिट कहाँ पे गया, सेल्स और प्रॉफिट, हाँ। सुबह सुबह में अपना न्यूज चैनल पर देख रहा था, ओके, बिजनेस न्यूज चैनल देख रहा था, वहां पे टीवी एंकर बता रहा था, नहीं जीएम ब्रूवरी के बहुत भारी रिजल्ट्स आई है, उनका मुनाफा डबल हो गया, शेयर इतना भागने वाला है वो हर सो। मैं बोला चलो जाके देखते थे रिजल्ट क्या आया है। तो जीएम ब्रूवरी का पहले शेयर का प्राइस देखते हैं आज के तारीख में क्या है। मनी कंट्रोल पे खोलता हूँ मैं, यही पे है ना, सॉरी, क्या को खोलने की जरूरत है, नहीं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखा रहा ना, जीएम ब्रूवरीज। तो जीएम ब्रूवरीज कल 5% से बढ़ गिरा है, राइट। तो अभी आम आदमी बोलेगा अरे यार कि टीवी वाला बता रहा है कि प्रॉफिट बढ़ा है, और सच्ची में प्रॉफिट बढ़ा है, ओके, दुगना प्रॉफिट हुआ है। वो क्या बता रहे, उनकी सोच क्या है, जुलाई 2018 से लेके ईयर ऑन ईयर, अब जून 2017 जो है कंपनी डिक्लेयर करती है, ये कंपनी हमेशा यही फॉर्मेट में डिक्लेयर करेगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैं इसको कंपनी के रिजल्ट नॉर्मली ऐसे ही आते हैं। एक्चुअल कंपनी के रिजल्ट पे ही जाके देखते हैं ना, उसका कहाँ पे क्या डाला गया अनाउंसमेंट में। मनी कंट्रोल वाले ने अपडेट ही नहीं किया, बीएससी इंडिया पे जाना पड़ेगा। रिजल्ट्स नॉर्मली बीएससी इंडिया पे फटाक से अपलोड होते हैं कंपनी के, मनी कंट्रोल वाले कभी भी आलस कर सकते हैं। तो जीएम ब्रूवरीज, यहाँ पे जाके यहाँ पे अनऑडिटेड रिजल्ट दिख जाएगा। तो टीवी वाला बोला रहे, मैंने बोला था आपको कि कल जीएम ब्रूवरीज, हमने अनुमान के हिसाब से जीएम के ब्रूवरीज का रिजल्ट डबल होगा, पूरा का पूरा दारू का सब स्टॉक भागना चालू होगा, तो इतना बड़ा चढ़ा के बोल चालू कर दिया। मैं बोला पहले जाके रिजल्ट तो देखूं मैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो फिर यहाँ पे जाके नॉर्मल कंपनी ऐसे डिक्लेयर करती है रिजल्ट, ठीक है। तो मैं इसको जूम करता हूँ आपको देखने के लिए, देखिए हमेशा रिजल्ट में अपने को ये देखना है, ऑडिटेड, ऑडिटेड अनऑडिटेड जाने दीजिए। तो यहाँ पे ये अनऑडिटेड रिजल्ट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर एंडेड ये है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने क्या किया है कि जून के, सॉरी, एक लास्ट जो क्वार्टर था, इन्होंने यहाँ पे 42,000 का 42 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, है ना। पिछला जो क्वार्टर था, सॉरी ये तो क्या इन लोगों ने डाला है, सॉरी, I don't know what this thing. So this is to 2017 और क्वार्टर एंडेड,
क्वार्टर एंड, अच्छा ऑडिटेड ऑर्डर, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इन्होंने ईयर ऑन ईयर डाला है। देखिए यहाँ पे शाणे लोग कितने शाणे हैं, देखो इन्होंने दिखाया है कि मैंने ये साल में 2018 के क्वार्टर में मैंने 40, ओके, लाख 40 करोड़ मैंने कमाया है। और पिछले टाइप में, पिछले यही टाइम फ्रेम में पिछले साल में वही क्वार्टर में मैंने 36 करोड़ कमाया, यानी सेल्स ऊपर गया है, राइट। मगर साथ में वो भी ये भी दिखाएंगे प्रॉफिट्स मेरा 33 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ था, पिछले साल में ईयर ऑन ईयर। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, ईयर ऑन ईयर बता रहे हैं। नॉर्मली उन्होंने और एक दिखाना चाहिए, हमारे शाने लोगों ने ये टाइम बताया नहीं है वो कंपनी का खेल खेलती है वो, मगर नॉर्मली इसलिए हमने वो तीसरा भी चीज देखनी है कि पहला तो हम देखेंगे, व्हाट देखेंगे, प्रॉफिट, इसमें इनकम स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, पहली चीज तो हम लोग वाई ओ वाई भी देखेंगे, वाई ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर मतलब क्या, वापस सिंपल बता देता हूं। जैन, लेट्स से अभी ये क्वार्टर है अपना, जून 2018 का क्वार्टर है, जैसे अप्रैल से जून 2018 का जो क्वार्टर है अपन उसको जून 2018 बोलेंगे, ओके। तो कंपेयर टू दिस जून 2017 कैसा था, उसको वाई ओ वाई बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर, ये इसका मतलब क्या है, जून का क्वार्टर वर्सेस, यहां पे वर्सेस आएगा, वर्सेस अप्रैल का क्वार्टर कैसा था, ये दोनों भी देखना जरूरी है, ओके। वाई वाई और क्यू क्यू। तो टीवी एनालिस्ट ये देख के बहुत खुश हो गया, मगर मार्केट के जो शाणे लोग हैं शाणे हैं, राइट, अब हमारे जैसे, तो हम लोग को मालूम है सिर्फ क्यू वाई वाई से कुछ फर्क नहीं है भाई, क्यू क्यू क्या हो रहा है वो देखते हैं ना, तो क्यू क्यू इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है, मगर आप यहाँ पे उनका प्रीवियस क्यू क्यू जाके मैन्युअली चेक कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मेरे को दिख रहा था क्यू क्यू। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या है, गिरा है, देखिए मार्च के कंपेयर में ये सेल्स गिरा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड गिरा है। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट, सॉरी प्रॉफिट क्या, 37 से 33 करोड़ गिरा है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपको जब भी समझो इस वायो वाई और क्यू क्यू बड़ा है, दो जून 2018 का जो भी प्रॉफिट है इससे भी अच्छा है, और जून 2018 का प्रॉफिट जो इससे भी अच्छा है, दोनों से अच्छा है, तो फिर वो शेयर की भागने की क्षमता बढ़ेगी उस क्वार्टर में, और हम लोग को वही शेयर्स में ज्यादा करके ट्रेड करना है जो वायो वाई और क्यू क्यू उनका बढ़ रहा है। सिर्फ वाई वाई बढ़ रहा है या फिर सीओ सिर्फ क्यू क्यू बढ़ रहा है, तो फिर कोई भरोसा नहीं, मार्केट वाले बोलेंगे कंफ्यूज रिजल्ट है, अपने को बेच देंगे, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखें, तो हमेशा, इसलिए टीवी एनालिस्ट बहुत सारे लोग गलत जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वाई वाई पे नजर नजर रखते हैं, मगर मार्केट, एक्चुअल मार्केट दोनों पे नजर रखता है। क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म में बिलीव करते हैं, भाई अभी ये क्वार्टर में खराब हो गया, शायद अगला क्वार्टर उससे भी बदतर हो जाए, चलो बेच के निकल जाओ बाहर, तो वही सेल ऑफ हो गया मार्केट में, ओके। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है रिजल्ट्स देखते हो तो, और बस इतना ही देखना है अपने को। इनकम इनकम स्टेटमेंट में वापस बोल रहा हूं, सिर्फ यही, सेल्स देखिए, अदर इनकम देखिए, इंटरेस्ट देखिए और प्रॉफिट देखिए, और कुछ भी देखना नहीं है। सीए बनना नहीं है अपने को, इतना आ गया तो बहुत आ गया, ओके। सेम थिंग आप चाहे तो ईयरली की ईयर भी देख सकते हैं, ईयरली ट्रेंड्स भी जाके चेक कर सकते हैं, ओके। ईयरली ट्रेंड्स यहाँ पे क्वार्टरली दिखा रहा है, यहाँ पे इन्होंने ईयरली कहाँ पे दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ
फास्ट रोलिंग घूमेगा उतना आपका आरओई भी अच्छा रहेगा। तो इससे आप जज कर सकते हो। मगर ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, अपने एक्चुअल इसमें हम लोग उतना इसको देखते नहीं है। हाँ, मगर आप जब बड़ा पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली करंट रेशियो और क्विक रेशियो को भी देख सकते हैं साइड बाय साइड में। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। तो बाकी सब ये सब बाकी इतने कुछ खास नहीं, बस मैं इतने देखता हूँ यहाँ पे। सो इन शॉर्ट इन रेशियोज में मैं सिर्फ देखूंगा यहाँ पे आरओई, आरओसी, डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, रेशियो। ओके, और कुछ भी नहीं, बस इतने ही रेशियोज हम लोग यूज करेंगे अपने इन्वेस्टिंग के लिए। ओके, अभी मैं आपको मेरी एक्सेल शीट निकाल रहा हूँ। एक्सेल शीट में आपको जो भी स्टॉक मिलेगा सबसे पहला, ओके, तो लेट्स से सुवेन लाइफ। ओके, 5 years मंथली, तो मैं बोलूंगा चलो भाई सुवेन लाइफ ब्रेकआउट दिया है, ऐसा निकाल के बोलूंगा चलो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट चालू है कंपनी सुवेन लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे समझो मैंने बाय किया मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। बाय करने का है मुझे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा कि भाई टाइप कैसा है, सेटअप का टाइप, सॉरी टाइप कैसा है। तो मैं बोलूंगा यू टर्न है। कि मैं क्योंकि जैसे मैंने आप लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 3 तरीके से होते हैं स्टॉक। एक नहीं, ये सॉरी, ये साइडवेज है, एक नीचे से होता है यू टर्न है, और एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा साइडवेज है, साइडवेज ब्रेकआउट दे रहा है। ओके, सेटअप कौन सा है, सेटअप में बोलूंगा ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसको जरा बड़ा कर दो, आपको दिखेगा शायद। ओके, तो अब इस नाम को भूल जाइए, अज्यूम कीजिए कि वो तो मैं आपको सुझाव भी जाएगी, इसमें भी जाकर सुवन किधर गया। ओके, ये सुवन लाइफ का है वैसे, इसको फ्रीज करना पड़ेगा, डेटा व्यू फ्रीज टॉप रो, अभी सुवन पे जाते। ओके, ये सुवन का मुझे स्टॉक मिल गया स्कैनिंग में। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूंगा रिसर्च में कि इसका ये रिसर्च मल्टीबैगर और इसके लिए बता रहा हूँ कैसा भी अपनी स्टेप पे। मल्टीबैगर और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए क्या करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से पैरामीटर्स अपने को चेक करने हैं। स्टूडेंट का मैं बोलूंगा साइडवेज सेटअप, साइडवेज है। इसमें 3 तरीके हो सकते हैं, साइडवेज हो सकता है, यू टर्न हो सकता है, और लाइफ टाइम हो सकता है। ओके, तो ये साइडवेज है। तो साइडवेज में फिर सेटअप कौन सा है मैं बोलूंगा, सेटअप है ना, सेटअप का नेम क्या है, उसका है डिसेंडिंग ट्राइंगल। क्योंकि डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पर लिख दूंगा मैं। ड्यूरेशन मतलब क्या, कैंडल स्टिक कितने पैटर्न में वो देखूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक इस कैंडल्स के बीच में कितने कैंडल्स है, ये वाले टॉप वाले कैंडल्स गिनूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 10 11 12
होना ही मांगता है, कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो 20 से ऊपर होना मांगता है। 20 का है तो मतलब चलो ये भी अच्छा है। फिर मैं चेक करूंगा डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो उसके आगे जाऊंगा ही नहीं। ओके, डिविडेंड भले पिछले साल नहीं दिया, मैं कम से कम जिंदगी में देना मांगता है डिविडेंड, जिंदगी में कभी जिंदगी में दिया ही नहीं कभी मैं कंपनी डिविडेंड, तो फिर हम उससे ट्रेड ही नहीं करूंगा। तो सुजलॉन का सुवेन का मैं जाके चेक करूंगा यहाँ पे। ओके, सुवेन लाइफ के स्टॉक पे जाके खोलूंगा और मैं बोलूंगा डिविडेंड दिया है यहाँ पे दिखेगा, यस कंपनी डिविडेंड दे रही है, और वापस वहां पे एडिशनल जाके चेक करूंगा कंसिस्टेंट पेइंग है क्या, वो भी मुझे फाइनेंशियल्स में रेशियोज में दिख जाएगा। गूगल ऐप कहाँ से है? फाइनेंशियल्स में रेशियोज में दिख जाएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो
ओके, तो कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको बोला ठीक है कंसिस्टेंट भी है और डिविडेंड भी दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं कंसिस्टेंट। ओके, डिविडेंड नहीं दे तो नो डाल दूंगा वहां पे। कंसिस्टेंट हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है और नो भी हो सकता है, ये तीनों ऑप्शन भी हो सकते हैं। नो रहेगा तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, इनकंसिस्टेंट रहेगा तो भी मैं उसको रखूंगा, क्योंकि देखा भाई इनकंसिस्टेंट कंपनी कुछ कारणों के कारण उन्होंने रोक दिया होगा, वापस शायद आगे चल के दे सकती है। शेयर होल्डिंग, नेक्स्ट जाऊंगा शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग क्या है कंपनी का, सुजलॉन का शेयर, तो शेयर होल्डिंग पे जाके चेक करेंगे। शेयर होल्डिंग, सुजलॉन नहीं सॉरी, सुवेन का। सुवेन का शेयर होल्डिंग बता रहा है कि उनका 6%, तो मेरा मीट हो रहा है 6, तो मैं यहाँ पे मैं यस डाल दूंगा। ओके, डेट टू इक्विटी रेशियो सही है क्या, 0.1 से नीचे है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं फाइनेंशियल्स में जाके, रेशियोज में जाके। डेट टू इक्विटी लेस है, देखिए 0.1 से लेस ही कम ही है, तो मैं बोलूंगा यस, ये भी मेरा क्राइटेरिया मीट हो रहा है। सेल्स प्रॉफिट और आरओई पिछले 10 साल का 10% से कम बढ़ना चाहिए। ओके, ये मैंने मेरा क्राइटेरिया रखा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो कंपनी 30% से ज्यादा बढ़ रही है वो बहुत ही बड़ी बेस्ट कंपनी है। ओके, जिनका सेल्स कंसिस्टेंटली 30% से बढ़ रहा है वो बेस्ट कंपनी माने जाएंगे सेल्स और प्रॉफिट्स। फिर उसके बाद में 20 से 30% के बीच में जिनका सेल्स बढ़ रहा है उनको हम मानेंगे गुड कंपनीज। जो 10 से 20% जो जिनका सेल्स बढ़ रहा है उनको हम मानेंगे ओके कंपनीज। ओके, और जिसका 10 से कम है बैड। ओके, तो यहां पे मैं डाल दूंगा सेल्स में, इन दिस केस सेल्स कितना बढ़ रहा है मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा। इस पे अपने को वो यहाँ पे ही दिखेगा, स्क्रीनर में ही दिखेगा। स्क्रीनर में सुजलॉन खोलता हूँ मैं, सुमो सर सुजलॉन के नाम मुंह पे आ रहे हैं, सुवेन खोलता हूँ। सुवेन में आके मैं चेक करूंगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे दिखेगा सेल्स उसका 10 से 20% के बीच में है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ओके है, ओके टाइप सेल्स है। ओके, फिर उसके बाद में प्रॉफिट है वो बेस्ट है, ये 30% से ज्यादा है राइट। और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 21 है, तो मैं यहाँ उसको बोलूंगा गुड।